बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 नवंबर साल 2020 और आज बुध का दिन। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आज एक स्पेशल एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और वादे के मुताबिक हर तीसरा प्रोग्राम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल हो। आपके सवालों के जवाबात आज के प्रोग्राम में दादाजी से लेंगे और चलते हैं दादाजी की जानिब। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशिशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर। बेशक बेशक। फीडबैक का प्रोग्राम, खबरें तो बहुत हैं और बहुत कुछ आपसे पूछने को भी दिल कर रहा है। वो कल ते पा दो लेकिन आप जवाब नहीं देते। पहला मैसेज उसामा का है और उसामा कहते हैं दादाजी आपकी इतनी ह्यूज पूरा नाम उसामा की है, सादा उसामा है कि नाल भी कुछ लगा है? दादा सादा ही उसामा है। चलो सादा उसामा। कहते हैं दादाजी आपकी इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है इंडिया में और वो आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आप इंडिया के नाकद इतने शदीद क्यों हैं? भाई हम जो हैं वो अपनी बात करते हैं, हम किसी के पसंद या नापसंद के ऊपर तो बात नहीं करते ना, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक अहम बात, और दूसरी बात ये है कि पहले ही हम इंडिया के एजेंट डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, एंटी स्टेट रहा के एजेंट और इंडिया के पे रोल के ऊपर है, ठीक है ना। तो भाईजान उसके बाद तो कोई कसर ही बाकी नहीं रह जाएगी ना अगर हम उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे तो, ठीक है ना। फिर चंडीगढ़ के कोल कोई 5 मरले का मकान साढ़े हाथ ही वेख लो। लेकिन और ये मैं बात इसलिए कहने की जिसारत कर रहा हूं कि नहर वाली हवेली उन्हें भी जाके मंगी सी मुशर्रफ ने, मैं भी सर वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी नाल सफाई भी तो पेश कर ला। तो फिर है मेरा मतलब ही अमृतसर ही अपने बुजुर्ग उत्थों ही आए सन ना जी, तो अमृतसर के कोल को वेख लो 5-10 मरले तो साढ़े वास्ते भी फिर तो नहीं रहने देंगे भाई यहाँ पे। तो इसलिए वो भी हमारी इस मजबूरी को समझें और समझते हैं मेरा ख्याल। और मैसेजेस भी ज़ाहिर है वहाँ से बहुत आते हैं जी। तो बस आपका फीडबैक हमें आ जाता है, बस हमें खुद खुशी हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है, बस ठीक है। हाँ, और पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम इंडिया का एज ए स्टेट पॉलिसियों के नाकद हैं, वो तो हम पाकिस्तानी पॉलिसियों के भी नाकद हैं। हम इंसानों के थोड़ी हैं, वरना वहाँ पे अगर कोई शर्मा जी हैं तो उनसे हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। जी बिल्कुल, ये असल में इशू है। खालिद पूछते हैं, खालिद सत्ती, ये सत्ती होता है सट्टी होता है? नहीं, सत्ती होता है। सत्ती कहते हैं क्या अपना जीपी फंड निकलवा कर स्टॉक मार्केट में लगाना दुरुस्त है? आपकी मोटिवेशन बहरहाल मुझे स्टॉक मार्केट में ले ही आई। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको क्या दे देगा? कुछ भी नहीं देगा। मतलब अब 2 लाख हैं तो 10 साल के बाद 4 लाख हो जाएंगे, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में आपने 2 लाख लगाए हुए तो 10 साल के बाद 20 लाख भी हो सकते हैं और 30 लाख भी हो सकते हैं जी, ठीक है ना। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास हमजा रशीद का है। कहते हैं मार्केटिंग की फील्ड में मास्टर्स करना कैसा है, इसका स्कोप फरमा दीजिए। मार्केटिंग का हमेशा ही स्कोप होता है, 10 साल पहले मार्केटिंग तजारत होती है। अब कंपटीशन आ गया, लेकिन आइडिया होना चाहिए आपके पास, नया आइडिया होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। देखा यह गया है कि मार्केटिंग का जो बंदा होता है नॉर्मली आखिर में जाके वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर उसने जॉब की होती है वो या उस तरह का प्रोजेक्ट खुद लगाता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप जो भी हमारी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल है हमारी, तो टेक्सटाइल मिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जो होता है वो मार्केटिंग का हेड होता है। और पाकिस्तान के अंदर 90% मिलें इस वजह से फ्लॉप हुई हैं कि ऑर्डर नहीं थे, ठीक है। और वो सारा सूतर मंडी के अंदर ही सप्लाई करते थे। 2 आरती डिफॉल्ट किए, मिल फारग हो गई। आरती ने डिफॉल्ट कर दिया ना, 50 करोड़ रुपया उसकी तरफ पेंडिंग अमाउंट थी, वो भी चली गई। तो अब मिल कहां से लाए वर्किंग कैपिटल और उसको चलाए? जितने एसेट्स थे वो पहले ही प्लेज हुए थे और उनके अगेंस्ट उन्होंने ली हुई थी, तो लिहाजा उन्होंने चाबी पकड़ी, बैंक को पकड़ा दी, पायन सलाह। तो अगर उसका कोई बंदे का पुत्र मार्केटिंग मैनेजर होता जिसने उसकी एक्सपोर्ट में लाइन सीधी की होती तो मिल बंद ना होती। और मार्केटिंग ने स्पीयर हेड करना होता है कि मिल एक प्रोडक्ट बना रही है, मार्केटिंग वाला बंदा बुला के कहता है कि पायन ये प्रोडक्ट नहीं बिकती, ये नहीं बिक सकती, ये बनाएं, और उसको फॉलो करना होता है फिर ऑपरेशंस ने, ठीक है ना।
ऑपरेशन में सारा कुछ ही आ जाता है, मैंने प्रोडक्शन और ये वो सारा कुछ, उसको फिर फॉलो अप करना होता है उसमें। वो आके बताता है कि जी ये जो पीस है ये $2.5 का बिकता है, आप इसके ऊपर $3 यहीं पे लगा देते हैं, तो मैं बाहर जाके इसे 3.5 का कैसे बेच के आऊं, इसको 2 पे लाएं ताकि मैं 2.5 का बेच सकूं। कोई 1-2 सेंट की कंपटीशन करके किसी के साथ, किसी बांग्लादेशी के साथ, किसी इंडियंस के साथ। तो मार्केटियर जो होता है वो बेसिकली लीडर होता है, तो उसका फिर विजन खुलता है। वो 1, 2, 4, 5 इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर तो उसने सेठ का ब्रीफकेस उठा के जाना होता है ना साथ में जी, एग्जीबिशन वगैरह में। इतना ही एक्सपोजर चाहिए होता है उसको, ठीक है। पहले 5 से 10 साल के अंदर वो एक्सपोजर लेता है, उसके बाद फिर आफ्ताब साहब नहीं अपने, हाँ, उनकी तरह फिर अपनी कंपनी बनाता है ना। जी बिल्कुल, आगे चलो। तो लिहाजा मार्केटिंग की डिग्री बहुत जरूरी है, करनी चाहिए। नेक्स्ट मैसेज अबू अब्दुल्ला का है, कहते हैं दादाजी हुकूमत, अब्दुल्ला के अब्बू, जी अब्दुल्ला के अब्बू कहते हैं दादाजी। अब्दुल्ला की अम्मी यही कहती होंगी ना कि अब्दुल्ला के अब्बू जो हैं वो ऑफिस गए हुए हैं। जी, वो अपनी कामयाबी के, हुकूमत अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ या और स्टेट बैंक मईशत की बदहाली और ज़बू हाली बता रहा है। आपने लिंक भी पेस्ट किया। कहते हैं दादाजी किसकी बात का यकीन करें, और इतना झूठ, और वो भी दिन दिहाड़े सारे आम। देखें ये तो साबित हो गया ना कि हुकूमत जो है वो 180 डिग्री के ऊपर झूठ बोलती है, तो लिहाजा स्टेट बैंक को ही मान लें। स्टेट बैंक में वैसे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उसके पास इकोनॉमिस्ट होते हैं, उसके पास जो है वो बैंकर्स होते हैं, सीजन्ड रिटायर्ड बैंकर जिन्होंने जनाब पता नहीं किन किन शोबों के अंदर बैंकों को हेड किया होता है, वो होते हैं। तो उसकी बात ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाए। तो चौथे दिन कह रहे हैं साढ़ा सियासी बयान सी, ये तो हमारा सियासी बयान था, वो कह के फारग हो जाएंगे, आप क्या कर लेंगे उसका। जी, 4 सीटों वाला, 36 नशिस्तों वाला तो मेरा सियासी बयान था। फसाद पा के पूरा पगल पाया 2-2.5 साल, तो उसके बाद सियासी बयान किया, कंधे उचकाए, निकल गए। डैमेज कितना पड़ा कोई परवाह नहीं। और कई नस्ल जो थी गंदी नस्ल, उसको यकीन दिला गए, वो अभी भी वही है, वो अभी भौंकी जा रही है, वो वही बातें की जा रही है जो वो सियासी बयान कह के निकल गया। लेकिन इनका क्या करे, ये जो गंदी नस्ल ही पूरी गंदी कर गया। दादाजी अपने बच्चे हैं, सख्त बात कर रहे हैं, हम गंदी नस्ल कह के है तो गंदी, लेकिन कहना जरूरी थोड़ी है भी ठीक। हाँ, सबको पता है जी। साद अली का मैसेज है, कहते हैं दादाजी आप स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, MBBS के स्टूडेंट को 30,000 रुपया सिर्फ स्टाइपेंड, जो कि बहुत शेमफुल है। किस कंट्री का है ये नहीं मेंशन किया इन्होंने। भाईजान एजुकेशन और IT इन 2 शोबों के लिए, सॉरी एजुकेशन कह रहा हूं, मेडिकल और IT, इन 2 शोबों के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में आइडियल मुल्क है। आप पब्लिक सेक्टर में पढ़ लीजिए, आप पब्लिक सेक्टर में पर्सनल फाइनेंस में पढ़ लीजिए, आप पाकिस्तान में वर्स्ट कम वर्स्ट प्राइवेट सेक्टर में पढ़ लीजिए, ये मेडिकल और IT के सस्ती तरीन एजुकेशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टरों वाली कौम है हम। इन दोनों को निकाल के बात करें आप, ठीक है ना। और वैसे बंदा अगर हर वीकेंड पे क्लब ना जाए तो बहुत होते हैं पैसे, ठीक है ना। और वहां पे वो जो होते हैं, आप तो वो मग मंगवाते हैं ना, मग नहीं, वो जग होता है, जग, वो बड़े वाला जग जो है ना, वो ना चढ़ाए तो 30,000 भी बड़ा है। आप पढ़ने गए वहां पे, याशी करने गए, बात तो ठीक है। हाँ। सारा कुछ ही बोल गए, जग जुग ये वो नहीं वो केड़ी खली गली जिथे पत्तो नहीं खड़ी। मैं मुझे पता जर्मनी की तस्वीरें हैं मेरे पास, आंखों देखी बात कर रहा हूं जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मोहम्मद उस्मान का है, कहते हैं दादाजी ये जो कोरोना की आड़ में पोल्ट्री वालों ने प्रोडक्शन बंद कर ली और मुर्गी और अंडे नायाब बना दिए, हुकूमत इन चीजों पे कोई नजर नहीं रखती। नहीं, ये कोरोना की आड़ में नहीं हुआ। पहली बात ये है कि जब हर चीज की डिमांड गिरी तो फार्मर ने ये सोचा, इसमें हुकूमत को प्लान करना चाहिए था, क्लोज अप करने से पहले भी और ओपन अप करने से पहले भी, लेकिन नहीं किया। हम किनसे तो कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे के अंदर पोल्ट्री फार्मर ने अपने तौर पे ये देखा कि अब कोरोना के बायस डिमांड कम हो गई है। हालांकि डिमांड कम नहीं हुई, बल्कि डिमांड ज्यादा हुई है। अब घरों में बैठ के ज्यादा डिशें बनेगी। अब तो मेरा मतलब है कि आप देख तो रहे हैं
कि फिर लॉकडाउन हुआ है, सर्दियां ऊपर से, पकवान बनेंगे घरों में, बच्चों ने तो माँ की मत मार देनी है फरमाइशें कर तो वो जो है, अल्लाह आपका भला करे, तो डिमांड तो वहीं पे थी। उन्होंने अज्यूम किया कि जिस तरह बाकी शोबों की डिमांड गिर रही है इस तरह हमारी भी गिर रही है, तो उन्होंने जनाब बंद कर दी। उन्होंने प्रोडक्ट अपने फार्म जो थे, मतलब अगर किसी के 5 शेड हैं तो उसने 2 में फ्लॉक डाले और बाकी 3 बंद पड़े। अगर किसी के 3 थे तो उसने 1 में डाला, बाकी 2 बंद कर दिए कि यार ठीक है। अब जैसे बिजनेस खोला हमारे लाडले ने और कोरोना फैला उसके नतीजे के अंदर, और अब सेकंड वेव आई, और सेकंड वेव ज़्यादा लीथल है वैसे, बाय द वे, ज़्यादा अरसा नहीं देती, बंदा फारग कर देती है। ठीक है, हमारे वो यार अरशद वही चौधरी, डॉक्टर अपना जस्टिस वकार सेठ ही था ना? जी वकार सेठ, हाँ। और उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, लाहौर में भी हमारे एक अजीज़ करीबी जर्नलिस्ट जो हैं उनकी डेथ की खबर आ गई आज। तो ये बुनियादी तौर पे सेकंड वेव ज़्यादा लीथल है। अब आपने सेकंड वेव के अंदर बंद किया है, आपने पोल्ट्री वालों को इस हवाले से कोई इत्मीनान नहीं लिया, कोई इन्फॉर्म नहीं किया। अब आप देखिएगा पोल्ट्री कैसे अगला 1 महीना टके टोकरी होकर बिकेगी, क्योंकि 40 दिन बाद फ्लॉक निकालना है ना, उसने फार्मर ने फ्लॉक निकालना 40 दिन के बाद। ठीक हो गया, उसकी कोशिश होती है 36वें दिन ही मेरी उससे जान छूट जाए जी, 4 दिन की खुराक में बचा लूं उसकी। ठीक है, तो अगर अगले 40 दिन का प्लान उसके ज़हन के मुताबिक ये है, अब वो घाटा खाएगा। जो फ्लॉक जो है ये कोरोना लॉकडाउन से पहले पड़ जाएगा। या आप देखें ना, हुकूमत गौर कर रही है लॉकडाउन करने की, तजवीज़ आ रही है, तजवीज़ आ गई है, गौर कर रही है, काबीना का इजलास बुला लिया है। वो भाईजान, वो फार्मर को तो हार्ट अटैक हो गया ना, अगर लॉकडाउन हो गया तो मैं तो रगड़ा गया। उसने 32वें दिन का भी मार्केट में तुन दिया कि बेचो निकलो। उसने 40 दिन पूरे होने का भी इंतजार नहीं किया और पोल्ट्री डाउन हो गई। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल है। तो इस हवाले से कहना अर्ज ये था कि क्या सवाल किया था इन्होंने, पोल्ट्री फार्म्स का कि इतनी नायाब कर दिया, हुकूमत नजर क्यों नहीं रख रही? हुकूमत ने नायाब नहीं की, ना हुकूमत नजर रख सकती है, ना हमें उससे तवक्को करना चाहिए। बेसिकली हुकूमत फैसला साजी में फार्मर को इत्मीनान ही में नहीं ले रही। ठीक है ना, फार्मर को इत्मीनान में ले और हौसला देना कि भाईजान पाएं, इससे नीचे आपका रेट नहीं आने देंगे, सरकारी तौर पे जारी करेंगे ये रेट। तो पोल्ट्री का कोई इशू नहीं है, बैठ के उसके साथ तय कर लेना यार आपकी पर केजी लागत कितनी है, ठीक है ना, और 10% प्रॉफिट दे दें उसके ऊपर। वो बेचारा 10% प्रॉफिट पे बहुत खुश हो कि ये है आपकी लागत पर केजी। फर्ज करें उनकी लागत है 150 रुपये पर केजी, तो आप उन्हें कहें भाई सरकारी तौर पे हम आपको गारंटी करते हैं कि 165 से रेट नीचे नहीं आने देंगे, पाओ फ्लाक वो डालेंगे। और एक डीसी का काम है ये, सिर्फ सिंपल डीसी का काम, और डीसी ने भी एक ट्वीट जारी करना है। ठीक है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के वफद को बुला के चाय पिलानी है और कहना कि साढ़े बोलो, और उसके बाद खबर जारी करनी है आपके यहाँ पोल्ट्री नायाब होगी नहीं। जब ये समझते हैं ना ये हमारे अफसरान जो हैं, डीसी साहिबान या कमिश्नर साहिबान और एसी चमुना, वो तो उसको तो उसकी तो आकड़ जड़े 700 चूड़ा डाल के नहीं टूट चुकता। हमारी नानी अम्मा मिसाल दिया करती थी मरूमा, अल्लाह तक करवट करवट जिन्हें नसीब करे, उसकी तो आकड़ नहीं संभाली जा रही होती। मैं MBA करके इधर आया हूँ, मेरे कुलीग जो हैं वो MBA करके इतने पैसे ले रहे हैं, मुझे इतने मिलते थे। मामा इतने की लेना आया से, तू जाके कारपोरेट सेक्टर ज्वाइन कर लेता ना, फील्ड में काम करे ना। ठीक है ना, तुम्हारा ये शौक था, अब्बे ने कहा से मेरा पुत्र अफसर बनेगा तो बने है ना CSS करके, तो ये कीता है तो तकाजे पूरे करो। उतने पैसे तो नहीं मिलेंगे जितने कारपोरेट सेक्टर में मिलते हैं, लेकिन वो इसी स्वैग में से बाहर नहीं निकल रहा होता। स्वैग बड़ा बोला है, स्वैग। वो इसी स्वैग में बाहर निकल रहा होता है। मेरे कुलीग जो हैं वो जनाब 5 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, मेरी तनख्वाह जो है वो 80,000 रुपए, वो इसी स्वैग में पड़ा होता। तो रिजाइन कीजिए और घर जाए, रिजाइन करके तू भी ज्वाइन कर ले उसको, ठीक हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि इनकी तो शान में ही कमी आ जाती ना, ब्लास्फेमी हो जाती है ना, कि ये किसी इंडस्ट्री को बुला के पूछ लें कि भाईजान इशू किए गए सप्लाई का। पोल्ट्री बहुत सेंसिटिव इशू है, पेरिशेबल गुड्स के अंदर आती है। फार्मर को एक दिन ज्यादा मुर्गी रखनी पड़ जाए वो अपसाइड डाउन हो जाता है।
उसका 41वां दिन पै जाए ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसका रगड़ा निकल जाता है, पिछले 2 फ्लॉकों की कमाई उड़ जाती है। इतनी सेंसिटिव इंडस्ट्री जो है उसको आप दरखोरे इतना ही नहीं जान रहे। कितना बड़ा लफ्ज चुके ही मैं। लेकिन आपने सप्लाई एंड डिमांड की बात की, दुरुस्त बात है, ये एक पहलू है, लेकिन पोल्ट्री फार्म से डायरेक्ट सोर्स से मेरे पास खबर आई है कि हुआ क्या है। हमजा शहबाज का इसमें शेयर 3% से भी कम है, लेकिन उसको किसी ने ये पढ़ा दिया कि हमजा शहबाज पोल्ट्री, जिस तरह वो कह रहा था। नहीं, हमजा शहबाज का शेयर 3% भी नहीं है। मैं इस बात का एनी चश्मदीद गवाह हूं। 1 मिनट दीजिए जरा बात सुनिए, पहले बात क्लैरिफिकेशन हो जाए। हमजा शहबाज शरीफ कभी पोल्ट्री के रिलेटेड रहा ही नहीं है, लेकिन जहालत फैला दी गई है, तो आप उसका क्या इलाज कर सकते हैं? कश्मीर जो है पोल्ट्री फीड मिल है, वो हमजा शहबाज साहब की है। ये इतना वाहिद हिस्सा है इसका, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती करम नवाजियों के बायस कभी चलती है कभी नहीं चलती। ये है ना, उसका कोई पोल्ट्री फार्म है, ना उसका कोई कंट्रोल शेड है, ना उसका कोई दवाइयों का कारोबार है, एक फीड मिल है उसकी। दादाजी तो फीड मिल से अगर मुर्गी के रेट कंट्रोल हो सकते हैं, जो शख्स ये कहता है, उसे पहली फुर्सत में पीआईसी के साथ है पागल खाना वहां पे जमा कराए। उसने आते दादाजी आते टैक्स लगा दिए, क्योंकि उसको किसी ने 2 बातें पढ़ा दी थी, एक $175 का और दूसरा पोल्ट्री का कंट्रोल रेट हमजा शहबाज करता है। दादाजी उस पर टैक्सेशन बहुत हैवी लगी है पिछले 1.5-2 साल में, बल्कि जब से 2018 में ये हुकूमत आई है। यार पोल्ट्री बंद करवाने निकले हुए हैं, ठीक है ना, असल खुलासा ये है। हाँ, असल बात तो यही लेकिन है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की लीडरशिप के ऊपर यूथियाज काबज है। हम तो जानते हैं ना, तो यूथिये जो हैं वो तो ब्लास्फेमी हो जाएगी अगर वो अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। तो नहीं बोलते तो फिर भुगते हैं, वो भी भुगते हैं, और उसके नतीजे में आप और मैं भी भुगतूं। अब एक ट्वीट आज आपने की है कि आपने यूथिया की बात की, तो मुझे याद आ गई कि चलती हुई क्लास में ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जब गाड़ी आएगी तो क्लास छोड़ दिया करनी है। वो मैंने वीलॉग कर दिया ना। आप 3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मैं इसलिए तो किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सरकारी थी और 3 प्राइवेट थी, 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने। और उस वक्त मैं 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता था जब ये काम हो रहा था। एक में मैं विजिटिंग में था और दूसरी में मैं परमानेंट फैकल्टी में था। जी ठीक है। एक दुख मेरा और है, हाँ, एजुकेशन, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ बैठा हूँ। स्कॉलरशिप मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है भाईजान। अब ये नीचे देखिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ रहा है। मैं अर्ज कर आ रहा जी, ईमेल एड्रेस की यहाँ पे ना नहीं चलानी यार। क्यों स्ट्रिप ना चलाऊं? नहीं, क्यों यार? जिसे ईमेल एड्रेस नहीं मिलता उसे स्कॉलरशिप कहां से मिलेगा? बात तो ठीक है, हैवी बात कर गए आप, बहुत हैवी बात है। ठीक है ना? दादाजी मैं पागल हो गया यार। जो मल्ले के चौक से दही नहीं लेके आ सकता वो लंदन कैसे जाएगा? यार मैं भी दादाजी पिछले 2 दिनों में पागल हो गया हूँ। मैंने 1-2 बच्चों को रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने उस पे क्या है, ईमेल पे, व्हाट्सएप नहीं, ट्विटर पे आके डायरेक्ट ही मुझे कह दिया। मैंने कहा बेटा ये भी आपकी तरबियत का हिस्सा है। मैंने वाज़े तौर पे कहा है कि ये जो मेरा जो वीलॉग है रजीनामा, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है? वो आपका ईमेल आता है, मैं अभी भी यही काम करके हटा हूं। तो मैं वो जो मैंने लिस्ट पूरी रखी हुई है, वो हमारे लिसनर हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करके वो बनाई है, इकट्ठे किए हैं कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तानी तुलबा किन स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं और वो कब अनाउंस होते हैं। और मैंने आपको कहा था, बात यहां से शुरू हुई थी कि वो अनाउंस कर दिया उन्होंने, HEC ने हंगरी का स्कॉलरशिप, ठीक है? 100 बच्चा अंडर ग्रेजुएट में लेके जाते हैं वारसा अगले साल के लिए। उस बच्चे का वहां पे लैंडिंग होगी सितंबर-अक्टूबर के अंदर, लेकिन अब उन्होंने कर दिया एप्लीकेशनें डाल दें, अधूरी एप्लीकेशन डाल दें, बाकी डॉक्यूमेंट बाद में करते रहिएगा, इमीडिएटली डाल दें। कहने का मतलब ये है। तो मैंने वो किया, तो फिर मैंने कहा कि उस बच्चे ने सारा काम किया तो आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप मेरा एजुकेशन और मेरा 3-4 जगह पे ईमेल ऑनलाइन पड़ा हुआ है, रजी दादा ईमेल करके भी आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन यार जो बंदा ये नहीं कर सकता ना, वो कत्तन क्वालिफाई नहीं करता, ये अगले हर स्टेप पे हमें जलील करेगा। लिहाजा स्ट्रिप डालने वाली बात मैं वापस ले रहा हूं। स्ट्रिप वापस डाल, नहीं डाल रहा मैं, ठीक है ना? मेरे वीलॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर बॉटम में मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, ढूंढ लें और वो ईमेल कर दें। आपने 200-250 ईमेलों के जवाब दिए तो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
इससे ज्यादा के जवाब यार दादाजी बड़ा काम करते हैं इस उम्र में। कल सारा दिन मैं वेला बैठा घर ही करता रहा, कोई मुझे भेजे सही, ऐसे ठक करके लिस्ट वापस जाती थी उसको। हैं कहीं ने क्या हैं एंड ना प्रॉम्प्ट रिप्लाई, ओ भाई मैंने पूरा दिन मखसूस ही इस काम के लिए किया हुआ था कि कोई मुझे ईमेल करे सही। ऐसे विद इन मिनट वापस रिप्लाई जा रहा था, और अब भी जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। शहीद दुरानी का मैसेज है और कहते हैं दादाजी ये फरमाइए, हुकूमत ने माजी में इकदाम तो किए लेकिन सीनियर सिटीज़न को अभी भी काबिल एहतराम तरीके से डील करने का कोई मेकनिज़म हमारे यहाँ क्यों नहीं बन पा रहा? वो क्यों में खड़े होते हैं और इतना दिल जलता है। क्या इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक और IMF से इजाज़त लेने की ज़रूरत है? दरअसल ये जो मुआशरती रवैये हैं ना, ये सोसाइटी के अंदर जो एक नस्ल क्रिएट कर दी गई है जिसको हम यूथिया कहते हैं, और बड़े छोटे की इज़्ज़त ही ख़त्म हो गई है, उस्ताद का एहतराम ही ख़त्म हो गया है। इसके नतीजे में ये रवैये आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे की जड़ों में क्रीप इन करते जा रहे हैं, जज़ब होते जा रहे हैं। ये पूरे मुआशरे का फाइबर तबाह कर देंगे। जी जी। हम अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं कि इनकी निशानदेही कर रहे हैं कि ये जो रवैये लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे हैं, ये इसको रोका जाए, बच्चों को समझाया जाए, ठीक है। और क्योंकि बदतमीजी टॉप से नीचे तक ट्रिकल डाउन हो रही है, एनो कहते हैं ट्रिकल डाउन, एग्जैक्टली ओए तो का जो कल्चर है ये टॉप से नीचे तक आ रहा है ना, टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल कर रहा। तो इसलिए अर्ज करना था कि ये इसमें हमें एज ए सोसाइटी रिएक्ट करना है। और आप देखिएगा, आप बारिश का पहला कतरा बने, ठीक है ना, एक आध मुनहिनी, ये हैं बहुत कमजोर लोग, ये आपको मुझे फेस नहीं कर सकते मुआशरे के अंदर, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बकवास कर सकते हैं जाली नामों के साथ। एक एक ने 5-5 से 6 अकाउंट बना रखे हैं, 5 ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, ठीक है। और आप जब जाके देखेंगे तो किसी अकाउंट का भी आपको 0 फॉलोअर मिलेंगे, और गाला तो काट रहा होगा, ऐसी ऐसी नस्ल दी, ठीक है। लिहाजा उसका बेहतरीन इलाज है ऐसे लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दें। पुत्र नई आईडी बना के आएंगे ना, ठीक है ना। एक ने मुझे कहा था कि 10 सेकंड लगते हैं आपको गाली देने में, तो मैंने उसे ब्लॉक करते वो कहा, मैंने कहा 1 सेकंड लगा मुझे आपको ब्लॉक करने में। अच्छा, वो फिर आ गया अगले अकाउंट बना के, ले मैं हूं ना आ गया हूं, तू मेरी रोक, मैं क्या एल पढ़, फिर आया, मैं क्या एल पढ़। कोई उसने 20 अकाउंट मेरे से ना ब्लॉक करवाए, तो करवाता रहे भाई, जहां पे गाली दोगे ब्लॉक करूंगा। खैर, कहने का मतलब वाइंड अप करें जल्दी से। सोसाइटी जो है ना, उसने अपने, एक सवाल और होगा, अपने फाइबर को खुद बचाना होता है, ठीक है। आप जब तक सिर्फ मेरे पे अपना, मतलब हमारा जो कौमी रवैया ये है कि अगर दूध में दूध वाला पानी डाल रहा है तो हम उसको नहीं कहते कि भाई मैं आपसे आइंदा दूध नहीं लूंगा, आपका दूध पतला होता है, ठीक है। भले मुझे 2 किलोमीटर दूर जाके दूध लाना पड़े, मैं वहां से लूंगा, मैं गोरमे के पैकेट वाले दूध पे चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे नहीं लूंगा, ये हम नहीं कहते। हिम्मत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है, बुराई को बुराई कहने की तरबियत ही नहीं दी जाती बचपन से, ठीक है। हम क्या करते हैं, कसूसें छोड़ते हैं। कसूसें छोड़ना क्या होता है कि 2 दुकानें छोड़ के जो दुकान होगी ना वो किराने की, वहां पे खड़े होकर कहेंगे यार ये दूध वाला जो है जी, ये दूध में पानी बड़ा डालता है यार, वहां खड़े होकर चुगली करेंगे। खड़े होने का क्या, खड़े होकर कहने का क्या फायदा? अगर हिम्मत है, अगर मर्द हो तो उसके सामने बैठ के बात करो, उसे सामने कहो और कहो कि मैं नहीं। भाई मैं अर्ज करूं कि हमारा रवैया है, वैगन आई है, बगैर वेखे चढ़ जाना है और कुबे होके कुकड़ बन के जाना है। हौसला पैदा करें। मैं आधा घंटा और खड़ा हूं यहां पे, अगली बस के इंतजार में खड़ा हूं, ठीक है। रिस्पेक्टेबल तरीके से जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। ये आप कौमी रवैया पैदा कर लेंगे, आपकी बेइज्जती खत्म हो जाएगी। आपके जो हैं, आपके साथ जो कुछ हो रहा है इस मुआशरे के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। आप रहते हैं रवा रवी में, आपकी तरबियत है सानू की, असी बहुते मामे लगने मुआशरे दे, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो फिर वो सानू की वाला कल्चर लेके जब हम आगे आते हैं अमली जिंदगी के अंदर, तो फिर हमें कदम कदम पे इस तरह के साइकोलॉजिकल शौक जो हैं, ये गुलामी के रवैये हैं। जो कौम, जो लोग असल गुलाम आज़ादी के अलमबरदार थे, वो तो सूलियां चढ़ा दिए गए ना, जेलों में मर गए ना, उनके खानदान बच्चे कोल्हू पिलवा दिए गए ना, तो बाकी तो वही स्टाफ बचा ना जो मौजूद है। सानू की असी हिंदुस्तान दे या पाकिस्तान दे बहुते मामे लागने,
जी। तो वो फिर वही नस्लों के अंदर कल्चर, वही ब्लड लाइन आगे आई ना, वही खून बोलता है। गुलामी वाली। तो भाई गुलामी खत्म हुए 70 साल गुजर गए, अब इसमें से निकल आओ और अपने आप को एक आजाद शहरी समझना शुरू कर दो। आप यहां पे अक्सरियत में हैं और अक्सरियत के क्या फराइज होते हैं वो समझो। अक्सरियत ने अपनी अकलियत की हिफाजत करनी होती है, ठीक है ना। और जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, पाकिस्तान अकलियतों के लिए जन्नत नुमा मुल्क बन जाएगा। आप अभी तक अकलीती माइंडसेट में हैं, गुलामाना माइंडसेट में हैं, अपने सर्वाइवल के लिए ही आपको फिक्र पड़ी रहती है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो गई, ये हो गया, वो हो गया, दुश्मनों में घिरा हुआ है, और ये रोजाना ठोसा जाता है आपके मुंह के अंदर। पाकिस्तान के चारों तरफ दुश्मन घिरे हुए हैं, हाँ असी इत्थे कल्ले तुरम खां बैठे हुए हैं, दुनिया की घटिया तरीन इकॉनमी लेके, दुनिया की नेगेटिव ग्रोथ लेके हम जनाब दुनिया के अंदर जो है वो है बस कर दे यार। ये रवैया बस करता है। ये गुलामाना ज़हनियत है, गुलामाना रवैया है। और इस गुलामाना रवैये को फिर मुख्तलिफ कुव्वतें और नाम नहाद डिपार्टमेंट जो खुद को अदारा कहते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज करते हैं, और वो इस्तेमाल करते हैं अपने गेन के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका बच्चा जो है वो मोहल्ले में शवारमा लगा के खड़ा होता है, उत्थे 4 साल के बच्चे के पापा जान खुल जाते हैं, फिर जल्दी से वाइंड अप कर दे। बस ऐसे ही आपने मौजू नाजुक छेड़ दिया और मैं फिर निकल गया दूर की तरफ। वापसी का सफ़र शुरू करते हैं, और आपके लिए एक ही कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।